आज का टॉपिक है, हम पढ़ते हैं आज अबॉर्शन। तो हमको ये पता होनी चाहिए चीज़ क्या कि भाई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है अगर 20 वीक से पहले, 20 वीक पीरियड ऑफ गेस्टेशन से पहले, तो उसको बोलेंगे हम अबॉर्शन। और अगर 20 वीक के बाद हो रखी है तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन, उससे बोलेंगे हम स्टिल बर्थ। ये हो गया हमारा अबॉर्शन और स्टिल बर्थ। अब देखते हैं भाई कैसे अप्रोच कैसे करते हैं। हमारे पास कोई अबॉर्शन का पेशेंट आता है तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे, ये किस टाइप का अबॉर्शन है। तो सबसे पहला देखेंगे हम क्या कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो हमारा अंदर प्रोडक्ट है, जो भी अभी जैसे फिटस वगैरह जो भी तैयार हो गया है, तो उसको देखें हम। जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो उसको क्या देखेंगे, वो बाहर आ रहा है या नहीं आया है। तो अगर कमिंग आउट है, बाहर आ रखा है, और नॉट कमिंग आउट। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, मान लो अब पहले कमिंग आउट है कि भाई आ रखा है, तो आप क्या करेंगे हम यहाँ। फिर इसके बाद देखते हैं पर वेजाइनल, पर वेजाइनल किस पे, इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस देखते हैं आप, ठीक है, दोनों तरफ। तो पहले हम कमिंग आउट का देखते हैं भाई, कमिंग आउट रहा है, फिर पीवी करा पाने। तो पीवी में दो चीज़ हो सके, एक तो सर्विक्स क्या हो रखी है, सर्विक्स क्लोज है, और मतलब अपना इंटरनल ओएस जो है वो इंटरनल ओएस क्लोज है या ओपन है। तो अगर क्लोज है तो इसका मतलब कि भाई अबॉर्शन पूरा हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा, अबॉर्शन पूरा हो चुका है, तो इसका बोलेंगे हम कंप्लीट अबॉर्शन, कि भाई अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है, सारा का सारा कंप्लीट जो है ना प्रोसेस हो चुका है अबॉर्शन का, ठीक है, खुद से अपने आप, इट्स ओन, खुद से अपने आप हो चुका है सारा अबॉर्शन का। तो इसको बोलते हैं आप कंप्लीट अबॉर्शन, ठीक है। और अगर ओपन है तो इसको बोलेंगे आप इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अबॉर्शन, अभी इनकम्प्लीट है। तो इसको इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, फिर इसमें तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, खाली रीअश्योर करेंगे भाई पेशेंट को, ठीक है अबॉर्शन हो गया, ऐसे रीअश्योर करेंगे। और इसमें मैनेजमेंट करेंगे भाई कि कंप्लीट करवाओगे अबॉर्शन, क्योंकि अब ये वापस ठीक नहीं हो सकता, तो अपने पूरा जो कंप्लीट करना है, पूरा अबॉर्शन का प्रोसेस पूरा करना, मतलब पूरा करवा देना अबॉर्शन। इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, जैसे क्या देखने को मिलेगा, हाइट जो होगी ना किसकी, ऑफ यूट्रस, वो कम देखने को मिलेगी पीरियड ऑफ गेस्टेशन से। क्यों, क्योंकि मान लो ये यूट्रस है, इतनी यूट्रस होनी चाहिए, तो मगर यूट्रस क्या होगी, अब जो है ये प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, ये नॉर्मली यहाँ प्रेजेंट होता है, अब ये थोड़ा नीचे आ गया, पीरियड ऑफ बाहर आ गया, इंटरनल ओएस से बाहर आ गया, चाहे तो कंप्लीटली बाहर निकल गया या थोड़ा बहुत बाहर आ गया, तो क्या होगा, नॉर्मल है भाई, यह अपनी क्या हो जाएगी, यूट्रस थोड़ी नीचे आ जाएगी, तो इसलिए यूट्रस जो की हाइट होगी वो पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कम ही होगी। अगले देखते हैं भाई अप्रोच अपन ने क्या देखती, नॉन कमिंग यूट्रस। तो नॉन कमिंग यूट्रस में आप फिर अपन इंटरनल ओएस देखा, इंटरनल ओएस भाई ओपन है वही या क्लोज है। अगर ओपन है तो इसने बोलेंगे आप इनविटेबल अबॉर्शन, ठीक है। तो इनविटेबल अबॉर्शन इसको क्या बोलते हैं कि या एक ऐसी स्टेज है जहां से फ्रॉम एयर देर इज नो रिवर्सिबल, कि मतलब इस स्टेज पर आ गया अबॉर्शन कि यहाँ से रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर वही मैनेजमेंट क्या देना पड़ेगा, आपने पूरा भाई कंप्लीट अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। मगर यहाँ पे जो अपनी डिफरेंट क्या होगा, हाइट ऑफ यूट्रस वो इक्वल टू होगी अपने पीरियड ऑफ गेस्टेशन से। तो अब ये कौन सा कोई जैसे बोला है इनवाइटेबल अबॉर्शन ने और आप इनकम्प्लीट अबॉर्शन ने कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउटिंग है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट नहीं है क्योंकि कमिंग आउट नहीं है, तो कि मतलब पूरा अभी आउट नहीं हुआ है। दूसरा यहाँ पे इंटरनल आपने दोनों तरफ क्या देखने को मिलेगा, ओएस ओपन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये अपनी हाइट ऑफ यूट्रस इक्वल मिलेगी, यहाँ पर हाइट ऑफ यूट्रस कम मिलेगी पीरियड ऑफ गेस्टेशन से। अगला भाई अगर क्या है अपना, अब नेक्स्ट है भाई क्लोज है, अगर तो क्लोज है तो भी दो चीज़ हो सकती है भाई, क्लोज है तो भी दो चीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, अगर हाइट ऑफ यूट्रस इक्वल टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन है और हाइट ऑफ यूट्रस वो है कम है पीरियड ऑफ गेस्टेशन से, अगर इक्वल है तो इसको बोलेंगे थ्रेटेंड अबॉर्शन।
ठीक है, और अगर कम है तो इसको बोलेंगे मिस्ड अबॉर्शन। तो अब देखते हैं भाई, थ्रेटेंड मिस्ड अबॉर्शन है कि भाई कार्डिक एक्टिविटी अब्सेंट होगी बच्चे की और मदर को पता नहीं है, अननोन है। कौन? मदर। इसके बारे में तो इसके बारे में अननोन है या अनअवेयर है, उसको पता नहीं है कि भाई क्या हो गया, कार्डिक एक्टिविटी खत्म, बंद हो गई, मतलब बच्चा खत्म हो गया अंदर, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई उसकी। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें मैनेजमेंट करेंगे उसका, जो है उसको एक्सपीडिएट कर देंगे, मतलब टिश्यू को बाहर, ये मतलब जो अपना प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको रिमूव कर देंगे आप। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है भाई? थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है कि भाई प्रोसेस जो है ना ऑफ अबॉर्शन का, वो क्या है, स्टार्ट हो गया है, मगर आप इसको क्या कर सकते हैं, बट इट इज़ रिवर्सिबल, इसको रिवर्स कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें मैनेज क्या करेंगे भाई, अवॉइड इंटरकोर्स, इंटरकोर्स अवॉइड करेंगे। दूसरा, अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो ये हमारे हो गए भाई आप अप्रोच टू द केस ऑफ अबॉर्शन, कि अबॉर्शन कोई आता है तो आप कैसे अप्रोच करेंगे भाई, किस टाइप का अबॉर्शन है ये। आगे देखते हैं भाई रिस्क फैक्टर, कि रिस्क किस किस में बढ़ जाते हैं अबॉर्शन के। तो एक तो भाई हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन हो पहला है तो उसका रिस्क ज़्यादा होंगे। दूसरा, एज जो होगी वो ज़्यादा हो, 35 से ज़्यादा हो। तीसरा, इन्फेक्शंस हो, जो अपने टॉर्च इन्फेक्शन होए वे होए, या जैसे हम आगे पढ़ेंगे अब कुछ मैटरनल फैक्टर हो, तो इनमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अब इन रिस्क को देख लेते हैं आप एक बार। पहला तो देखते हैं आप टाइप ऑफ अबॉर्शन, फिर उसमें देख लेंगे ये रिस्क फैक्टर सारे। तो टाइप ऑफ अबॉर्शन दो तरह के पढ़ेंगे आप। एक तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, कि खुद से हो गया अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस है। एक आपका इंड्यूस अबॉर्शन जो आपने करवाया है, तो इंड्यूस अबॉर्शन। अब इंड्यूस में अबॉर्शन में एक चीज़ आती है, क्या आती है अपनी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अब इसके बाद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में भी दो तरह के होंगे। एक तो भाई आइसोलेटेड, एक सिंगल अबॉर्शन हुआ है, आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और एक होगा रिकरेंट, बार बार प्रेगनेंसी लॉस। अब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कब बोलेंगे भाई, 3 या 3 से ज़्यादा कंसिक्यूटिव लगातार प्रेगनेंसी का लॉस होना, किससे पहला, 20 वीक पीरियड ऑफ गेस्टेशन से पहला, उसको बोलेंगे यहाँ पर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। हम कोज देख लेते हैं भाई, क्या क्या कोजेज हैं। तो कोजेज देख लेते हैं। पहला देखते हैं हम आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के। तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है कोई बच्चे में। दूसरा, यूट्राइन एनोमली है कोई भी, जैसे फाइब्रोइड्स है या कोई और एनोमली है। तीसरा, कोई ट्रोमा आ गया, मदर का कोई ट्रोमा लग गया। चौथा, कोई टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, इंट्रायूट्राइन जो अपने टॉर्च इन्फेक्शन है, कौन कौन से, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हार्पिस, टॉक्सोप्लाज्मा, कोई ये अपने टॉर्च इन्फेक्शन जिनको आप बोलते हैं, ये इन्फेक्शन हो गए। अगला आप देखते हैं कोज आप किसके, रिकरेंट के। तो रिकरेंट के कोज होते हैं वो सबसे मोस्ट कॉमनली जो कोज होते हैं वो एंडोक्राइन की वजह से, एंडोक्राइनोपैथी की वजह से होते हैं, जो एंडोक्राइन में कोई दिक्कत हो रखी है उसमें। सेकंड, कोई यूट्राइन एनोमली हो उसमें। तीसरा, इम्यूनोलॉजिकल। और लास्ट में तेरा सबसे लास्ट होता है वो तेरा होता है क्रोमोसोमल। लास्ट में क्या होता है, क्रोमोसोमल। ठीक है, क्रोमोसोमल का तो अपने पता लगेगा। एंडोक्राइनोपैथी कौन कौन सी हो सकती है, एंडोक्राइनोपैथी हो सकती है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो हार्मोन नॉर्मल कम हो जाएंगे। ठीक है, अब ल्यूटियल क्या नाम है, PCOS, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है मतलब प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाना। अगर प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंटेनेंस करवाता है प्रेगनेंसी को। अब इम्प्लांटेशन कंटिन्यू नहीं रख पाओगी यूट्रस, तो उसमें ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। तो एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल डिफेक्ट आ गए। अब आगे यूट्राइन, यूट्राइन आ गया जैसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्विक्स इनकॉम्पिटेंस में। दूसरा, यूट्राइन अनोमलीज कोई, भाई यूट्राइन में अनोमली है कोई, या सब म्यूकोसा फाइब्रोइड,
एस्टरमैन सिंड्रोम। तो ये हो गया हमारी यूट्राइन एनोमली, वो यूट्राइन की प्रॉब्लम्स जिसमें अपन ने रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस देखने को मिल सकता है। इम्यूनोलॉजिकल आ गया अपला सिंड्रोम, एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हो गया अपने इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट। तो ये अपन ने पढ़ लिया भाई टाइप्स ऑफ। अब इनको जो जो इंपॉर्टेंट है एक दो, उनको आप एक बार कंटिन्यू करके अच्छे से पढ़ लेते हैं ब्रीफली, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं अपला सिंड्रोम, एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो ये है अपला सिंड्रोम। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है भाई? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है भाई ये होता है, एक तो उसको कोई भी डायग्नोस जब बनाओगे, जब एक तो कोई भी इनमें से एक क्लिनिकल क्राइटेरिया प्रेजेंट है, या कोई इसके साथ प्लस में इनमें से कोई भी एक एनी वन लैब क्राइटेरिया प्रेजेंट है। तो एक तो अपना क्लिनिकल क्राइटेरिया प्रेजेंट है, एक लैब क्राइटेरिया प्रेजेंट है। तो उसको आप दो ये मिल गए हमारे पास, तो हम उसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कंफर्म कर देंगे किसके लिए क्या डायग्नोसिस हो जाएगा उसमें, अपला सिंड्रोम। तो सबसे पहला देखते हैं आप क्या क्लिनिकल में। भाई क्लिनिकल में होगा 34 वीक तीन प्रेगनेंसी का लॉस, 3 या 3 प्रेगनेंसी का लॉस होना एट लेस देन 10 वीक ऑफ गेस्टेशन। दूसरा क्या हो सकता है, 1 या 1 से ज़्यादा प्रेगनेंसी का लॉस होना एट मोर देन 10 वीक। 1 या 1 प्री टर्म लेबर होना किससे, 30 वीक पीरियड ऑफ गेस्टेशन से पहला। या चौथा वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो रखी हो भाई, थ्रोम्बस बन रहे हो, थ्रोम्बस की हिस्ट्री हो उसमें, कि हिस्ट्री है या थ्रोम्बस है वेस्कुलेचर में कहीं पे वेसल्स में। तो ये 4 क्राइटेरिया कोई भी क्लिनिकल क्राइटेरिया हो। अब देखते हैं लैब। तो लैब इसके पास कौन कौन सा लैब क्राइटेरिया हो, एक तो या लूपस एंटीकोएगुलेंट हो एंटीबॉडी हो, या एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी हो, या फिर तीसरा अपना बीटा ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी हो। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी 3 में से कोई एक प्रेजेंट है, या अपने इन 4 में से एक प्रेजेंट, कोई भी इन 4 में से और कोई भी इन 3 में से एक प्रेजेंट है, दोनों तरफ से क्लिनिकली भी और लैब भी। तो आपका क्या हो जाएगा, एप्ला सिंड्रोम। अब एप्ला सिंड्रोम क्या होता है भाई, इसमें थ्रोम्बोसिस बनता है अलग अलग जगह पे, थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन होता है भाई अलग अलग पोजीशंस पे। तो अब थ्रोम्बोसिस प्रेगनेंसी में कहाँ पे बन गया, प्लेसेंटा में थ्रोम्बोस बन गया। अब थ्रोम्बस बन गया तो यहाँ पे 3 क्या वो हो सकती है भाई, आगे चल के क्या क्या 3 तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। एक तो भाई थ्रोम्बस बन गया तो सबसे मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन वही हो सकती है। दूसरा इनकम्प्लीट ब्लड सप्लाई हो जाएगी भाई, कहीं थ्रोम्बोस बन गया तो पूरी ब्लड सप्लाई ना हो जाएगी, इनकम्प्लीट ब्लड सप्लाई होगी, पूरी नहीं हो पाओगी थ्रोम्बोसिस की वजह से। तो क्या हो सकता है उसकी वजह से, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बच्चे की ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगा, और कंप्लीटली सप्लाई खत्म होगी, ब्लड सप्लाई एब्सेंट है। तो क्या हो सकता है भाई, अगर 20 वीक के बाद की प्रेगनेंसी है तो उसको क्या बोल देंगे, क्या हो गया, स्टिल बर्थ। और 20 वीक से पहला की है तो क्या बोल देंगे, अबॉर्शन। तो ये हमारा हो गया क्या कि भाई क्या क्या प्रोग्रेस कर सकता है, थ्रोम्बोसिस प्लेसेंटा में थ्रोम्बोसिस हो गया तो उसकी वजह से क्या क्या प्रोग्रेस कर सकता है। अब देख लेते हैं भाई मैनेजमेंट। अब कोई भी हमारे पास नॉन प्रेग्नेंट लेडी आती है और उसको हमने, नॉन प्रेग्नेंट है फीमेल, उसके हमने क्या अपला डायग्नोस किया है, तो उसमें आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसमें देते हैं आप वारफरीन। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसमें हम वारफरीन नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है, वारफरीन जो टीरेटोजेनिक है। ठीक है, तो आप भाई बच्चे में डिफेक्ट कोज कर देगा, तो इसलिए आप किस में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। तो प्रेगनेंसी में आपने पता लगा कि चाहे तो या ल्यूपस एंटीकोगुलेंट बॉडी है, या अपने पास बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन या एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, जिससे आपने पता लगा भाई इसका एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम है, थ्रोम्बोस बनने के चांस ज़्यादा है, तो प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। तो इसमें आपने क्या मैनेजमेंट देना पड़ेगा,
तो आप चीज़ देखेंगे भाई, हिस्ट्री देखेंगे। अगर हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस है, पहले कभी क्लोट वगैरह फॉर्मेशन हुए हैं फीमेल में, तो इसके आप क्या दे देंगे, हेपरिन प्लस में एस्पिरिन, लो मोलिकुलर वेट देंगे, लो मोलिकुलर वेट एस्पिरिन। दूसरा एस्पिरिन, साथ में क्या देंगे, एस्पिरिन। अगर हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस एब्सेंट है, हिस्ट्री नहीं है कुछ भी, तो उसके देखेंगे भाई कॉम्प्लिकेशंस, कि प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है इसका। फिर क्या देखेंगे, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन अब नहीं है या है, ये प्रेजेंट है। तो जैसे क्या है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, कि भाई हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शंस जैसे, और इसमें हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन जैसे हिस्ट्री ऑफ, और क्या हो सकता है, प्री टर्म। ठीक है, ये प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन मिली अपन इनमें। तो अगर प्री टर्म है और दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसमें तो आप क्या देंगे, सिर्फ एस्पिरिन। और अबॉर्शन की है तो वही सेम, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन प्लस पे एस्पिरिन। ये होगा अपना अपला। अब टॉपिक है कि भाई यूट्राइन एनोमलीज जो है जिनकी वजह से हमारा एबॉर्शन होता है, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन होता है रिकरेंट। तो उसके बाद आ गया, अब सबसे पहला भाई कंजेनाइटल कोज भी हो सकते हैं यूट्राइन एनोमली के बाई बर्थ, और दूसरा एक्वायर्ड भी हो सकते हैं भाई बाद में। तो अब देख लेते हैं आप दोनों के। तो सबसे पहला देखते हैं भाई कंजेनाइटल के। तो कंजेनाइटल में जैसे हमारा ये है यूट्रस, तो एक बीच में सेप्टम रह गया, वो हटा नहीं। कंजेनाइटल जब आपा की यूट्रस का फॉर्मेशन हो रखा होता दोनों तरफ से नेफ्रिक से, तो सेप्टेट रह गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सेप्टेट। पहला क्या हो सकता है, सेप्टेट यूट्रस। दूसरा क्या हो सकता है, बाइकॉन्वेट यूट्रस। बाइकॉन्वेट यूट्रस में क्या होगा कि दोनों इसमें जुड़ी ही नहीं, दोनों तरफ की पैरानेफ्रिक डक्ट जो होगी दोनों तरफ की रह गई, जुड़े नहीं, तो ये क्या होगा, बाइकॉन्वेट यूट्रस। अब आगे एक्वायर्ड कोज। एक्वायर्ड कोज कौन कौन से हो सकते हैं भाई, एक्वायर्ड कोज आगे एक तो अपना सब म्यूकोसा में फाइब्रोइड्स है, जो अपने क्या कर सकते हैं भाई, वही जैसे मान ले सब म्यूकोसल में फाइब्रोइड्स हो गए। अब यहाँ पे फाइब्रोइड्स है, तो वो यूट्राइन को लाइनिंग को, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा इरेगुलरली कर देंगे, जिसकी वजह से भाई वहाँ पे प्लेसेंटा, अगर यहाँ पे प्लेसेंटा चिपकता है तो वो क्या होगा, ढंग से मतलब रह नहीं पाओगा, यहाँ से मेंटेन नहीं रह पाओगा, उतर सकता है यहाँ से। दूसरा भाई जैसे पॉलिप्स। तीसरा जैसे भाई एडिनोमायोसिस। चौथा एस्टरमैन सिंड्रोम। ठीक है, ये सब क्या कोज कर सकते हैं भाई, अपने रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो हमने अभी इनका मैनेज तो क्या है, पहले इसका इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी है या फिर नॉन प्रेग्नेंट है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो आप ट्रांसवेजाइनल स्कैन करवा लेंगे, नॉन प्रेग्नेंट है तो 3D USG MRI स्टेरोस्कोपी, तो ये करवा लेंगे। और मैनेजमेंट से क्या होगा भाई, जो इंटरनल कोज है, जो कोज है, मेन कोज है, उसको आप ठीक करो। जो मेन कोज है, अंडरलाइन कोज, उसको आप करेक्ट करेंगे, उसको आप ठीक करेंगे। अब देखते हैं आप सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। भाई सर्विक्स जो हमारी वो इनकम्पिटेंस नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक ढंग से काम नहीं कर रखी। जिस टाइम डायलेट होना चाहिए उससे पहला डायलेट हो गई, तो जो आप देखते हैं, या जितना जब क्या साइज़ उसका छोटा होना चाहिए उससे पहला उसका साइज़ छोटा होगा, तो आप सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कब बोलेंगे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, डायग्नोसिस को बनाते हैं इसका भाई, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है उसका। अगर हिस्ट्री ऑफ 2 या मोर देन 2 क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कैसे पेनलेस, बिना पेन के अबॉर्शन हो गए, कैसे कि भाई एक कदम सर्विक्स का डायलेशन होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में डायलेशन होगा, एक कदम क्या होगा, एक्सपल्सन होगा, जो अपना प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था वो क्या होगा, बाहर आ गया एक कदम। ठीक है, तो किसमें 2 या 2 से ज़्यादा हिस्ट्री होगी T2 पे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में पेनलेस एबॉर्शन की। अब रिस्क फैक्टर देखते हैं भाई, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो रिस्क फैक्टर भाई सबसे पहला, पास्ट में कोई सर्जरी हुई हो सर्विक्स की। सेकंड,
कोई ट्रोमा हुआ हो सर्विक्स पे, या तीसरा जैसे कोई कंजेनाइटल दिक्कत हो सर्विक्स का। तो ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इनमें आपने सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिल सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे भाई, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? तो अगर प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है तो अपन क्या करेंगे, ट्रांसवेजाइनल स्कैन कर लेंगे। अब ट्रांसवेजाइनल स्कैन कब करते हैं सबसे बेस्ट? प्रेगनेंसी में 18 से लेकर 24 वीक पीरियड ऑफ गेस्टेशन, ये सबसे बेस्ट टाइम है इसके बीच में। अब नॉर्मली जो यूट्रस होती है एक नॉर्मली, उसकी लेंथ जो होगी, ये यूट्रस है, नो सॉरी सर्विक्स है, ये सर्विक्स की नॉर्मल सर्विक्स की लेंथ जो होगी वो तो होगी तेरी कितना, 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मगर कब इसको आप सर्विक्स इनकम्पिटेंस बोलेंगे कि जब क्या होगा, सर्विक्स की लेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और डायलेशन हो जाएगा सर्विक्स का। तो डायलेशन होते वक्त यही तो होती है, साइज़ तो कम होता जाता है, बड़ा साइज़ था तो क्या होगा, साइज़ का तो कम हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा मगर डायलेट हो जाएगा। तो ये है। अब इसमें देखते हैं आप कब बोलेंगे उसके बाद कि भाई रिस्क बढ़ गया है, जब लेंथ होगी अगर 2.5 सेंटीमीटर इससे कम होगी और उसका सर्विक्स का डायमीटर जो है वो डायलेट कितना कर गया, वो इंटरनल ओएस कितना हो गया, मोर देन 2 सेंटीमीटर, 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये आगे आपने प्रेगनेंसी में देख लिया। अब आगे देख लेते हैं आप इन्वेस्टिगेशन किस में, नॉन प्रेग्नेंट में। अब नॉन प्रेग्नेंट में कैसे देखेंगे आप, नॉन प्रेग्नेंट में देखते हैं आप किसके हेल्प से, हिगार डायलेटर। कौन सा? हिगार नंबर 8 डायलेटर। अब ये डायलेटर होता है भाई, ये ऐसे ऐसे सा होता है लग थोड़ा, ठीक है, अपने स्टील का, स्टेनलेस स्टील का होता है। तो हम इसने किसके अंदर पास कर देंगे, हम इसने पास कर देंगे किसके अंदर, इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस में डाल दिया। और ये इंटरनल ओएस में आराम से क्या हो गया, पास हो गया विदाउट एनी रजिस्टेंस, मतलब फीमेल ने कोई रजिस्ट नहीं किया और ये आराम से सर्विक्स के अंदर चला गया। तो मतलब उसका कोई पेन फील नहीं हुआ कि मतलब उसका सर्विक्स डायलेट है नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये हो गया सेकंड नॉन प्रेगनेंसी में। अब मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहला प्रोजेस्टेरोन चला देंगे उसको। और प्रोजेस्टेरोन पता है हमने क्या करवाता है भाई, मेंटेन करवा कर रखता है इम्प्लांटेशन को, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करवाता है। प्रोजेस्टेरोन आप कब तक देंगे, गिव टिल 37 वीक, ठीक है, 37 वीक तक देंगे, उसके बाद आप बंद कर देंगे। और दूसरा साथ में क्या करना पड़ेगा अपन ने, दूसरा करना पड़ेगा सर्वाइकल सर्कलाज। और सर्वाइकल सर्कलाज सबसे बेस्ट कब है, कब करते हैं, बेस्ट टाइम कब है, वो है अपना 12 से लेकर 14 वीक तक। अब 2 तरीके से कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप किससे करते हैं, ट्रांस वेजाइनल, वेजाइना के थ्रू कर देते हैं। तो ये तो अपना बेस्ट है भाई कि इससे कर दो। अगर ये फेल हो गया, इससे नहीं हो रहा है, तो आप किससे करते हैं, ट्रांस एब्डोमेन से करते हैं। और फिर अब इसको रिमूव कब करते हैं, सर्कलाज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये अपना अंदर का सर्विक्स है, ठीक है, ये थोड़ा डायलेट हो गया सर्विक्स, तो आप इसका सूचर लगा देंगे। कैसे सूचर लगाओगे, परस परस, जैसे पर्स आते हैं ना जो ऐसे, यहाँ से ये पोटली है, यहाँ पे इसका एक वो धागा निकल रखा है, यहाँ पे इसने धागे ने खोल देंगे तो कैसा हो जाएगा, ढीला कर देंगे तो पर्स खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से खींच लेंगे इसको तो वही फिर पर्स कैसा हो जाएगा, सिकुड़ कर बंद हो जाएगा। तो ऐसा इसको क्या बोलते हैं, पर्स स्ट्रिंग सूचर, कि सूचर लगा देंगे यहाँ से, ठीक है, जिसको खींच देंगे फिर एक बार यहाँ से स्टार्ट किया मान ले इधर से और यहाँ तक, फिर यहाँ लगा, फिर अपन इसको खींच लिया तो यहाँ सारे सिकुड़ के पतला हो जाएगा, नहर हो जाएगा इंटरनल ओएस। तो ये पर्स स्ट्रिंग सूचर लगाते हैं किस किस पे, एक सूचर लगाया 2 पे, फिर कंटिन्यू करा अपने 4 पे, फिर कंटिन्यू करा अपना 8 पे, फिर कंटिन्यू 10 पे, फिर यहाँ करके खींच लिया तो फिर क्या कर देगा, टाइट कर देगा। अब इस नापा बंद कब करते हैं, टाइम ऑफ रिमूवल, कब रिमूव करते हैं आप भाई, प्रोजेस्टेरोन ने तो आप रिमूव करते हैं 37 पे, और स्ट्रिंग ने कब करेंगे, ये जो सूचर लगाए अपने सर्वाइकल सर्कलाज के, इसको भी आप रिमूव करेंगे 37 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल कि मेडिकली आप टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी में। तो इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी है तो अपन कंसर्ट किस से लेना पड़ेगा, तो कंसर्ट सिर्फ आप किससे लेते हैं, फीमेल से, या फिर किससे लेते हैं, गार्जियन से,
किस केस में? ओनली अगर फीमेल 18 साल से कम है या फिर मेंटली इल है। तो इन 2 केस हम अपन ने किससे? गार्जियन से कंसेंट लेना पड़ेगा। आगे भाई क्वालिफिकेशन, जो करने वाला है एमटीपी करने वाला, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन एमटीपी कर सकता है? तो सबसे पहले अच्छा तो एमबीबीएस हो, जिसने 25 क्या की हो? एमटीपी कर रखी हो, या हाउस जॉब की हो कितने दिन में? 6 महीने। किसमें? ओप्स एंड गायनी में। दूसरा ओप्स कर रखी हो, मैं डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर ओप्स एंड गायनी में पीजी कर रखी हो। अब टाइम लिमिट कब कितनी है भाई, कितनी तक सेफ रहता है? तो नॉर्मली जब आप करते हैं वो 20 वीक ऑफ गेस्टेशन तक करते हैं इसको, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस में आप कहाँ तक ले जाते हैं? 24 वीक तक। अगर 20 वीक तक है तो एक सिंगल डॉक्टर कर सकता है, उसका सिर्फ उसकी ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 34 पे करना आपने तो आपने 2 डॉक्टर की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कौन कौन से केसेज हैं जहाँ पे आप 24 वीक पे कर सकते हैं? आप 24 वीक तक कर सकते हैं। एक तो माइनर है फीमेल, प्लस में या फिर मेंटली क्या है वह? अनस्टेबल। दूसरा कोई रेप की पेशेंट है। तीसरा कोई कंजेनाइटल कोई माल फॉर्मेशन है बच्चे में। इन केसेस में आप 34 वीक तक भी कर सकते हैं। अब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी T1 में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में देखेंगे आप। सबसे पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भाई 2 तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो तेरा मेडिकली और दूसरा सक्शन के द्वारा। तो मेडिकली तो 7 वीक तक कर सकते हैं आप, और 7 से लेकर 12 वीक तक आप सक्शन से कर सकते हैं। तो मेडिकली में क्या क्या देते हैं आप? डे 1 पे, डे 2 पे, ना सॉरी डे 3 पे। डे 1 पे देंगे मेफिप्रोस्टोन। तो मेफिप्रोस्टोन एंटी प्रोजेस्टोन है, तो ये दे देंगे आप भाई। प्रोजेस्टोन मतलब कम कर देगा, मतलब वही जो मेंटेन कराता है प्रेगनेंसी को, वही कम होगा, तो एंडोमेट्रियम सपोर्ट नहीं करेगी। अगला टी टैबलेट और टैबलेट 3rd डे पे टैबलेट किसकी देगी? मेफिप्रोस्टोल की, प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बढ़ा देगा। फिर डे 15 पे आप क्या देख लेंगे भाई कि सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ये आ गया अपना भाई, अगर आपने मेडिकली करना है तो। दूसरा आपका सक्शन से, तो सक्शन के लिए कौन सा क्या यूज़ करते हैं? सक्शन के लिए यूज़ करते हैं आप करमन्स कैनुला। तो ये एक कैनुला होती है ऐसे मान ले, या कैनुला टाइप की है, ठीक है, जो किसके आगे लग जाती है कि सक्शन मशीन है। तो ये तो कैनुला, ये सक्शन मशीन जिसमें प्रेशर होगा। तो हम ये कैनुला भाई वहाँ तक यूट्रस तक पहुँचा गए और सक कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जो है। तो आपने कर दिया सक्शन से। अब हमने कैसा पता लगा कि भाई एंड ऑफ सक्शन करना है, एंड पॉइंट ऑफ सक्शन कि मतलब अब सक्शन बंद करना भाई, कि भाई पूरा का पूरा कंसेप्शन जो है वो बाहर, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गया। तो एक तो भाई ब्लड कम आ गया, डिक्रीज ब्लड लॉस। दूसरा ग्रिपिंग सेंसेशन होने लगा अपने, कि कुछ अंदर से ग्रिप कर रहा है, जो हम सक्शन कर रहे हैं वो कैनुला कुछ ग्रिप कर रहा है अंदर की तरफ, तो ग्रिपिंग का सेंसेशन आने लगा, कुछ पकड़ रहा है। तीसरा एयर बबल आने लगे कैनुला के अंदर, ब्लड या पीरियड ऑफ कंसेप्शन के अलावा क्या आने लगा वहाँ पे एयर बबल्स आने लगे। तो इससे आपने पता लगा कि भाई अब आपने क्या करना है, एंड कर देना है किसका? सक्शन को, कि मतलब पूरा पीरियड ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गया। T2 में क्या यूज़ करेंगे आप? T2 में वही मेडिकली और सर्जरिकली। तो सर्जरिकली में तो क्या करेंगे? डायलेशन एंड क्रूटाज एंड इवैक्यूएशन, या क्रूटाज करके उसने इवैक्यूएट कर देंगे। तो डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे। अब यो किससे करेंगे? फोर्सेप्स यूज़ करेंगे। कौन से फोर्सेप्स? ओवम फोर्सेप्स या फिर तेरा स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। इनसे आप अंदर से जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको बाहर निकाल दें खींच के। तो ये तो हो गया अपने सर्जरिकल भाई। मेडिकल क्या हो सकते हैं भाई? मेडिकल हो सकते हैं मेनली आप क्या यूज़ करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज़ करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे PGE1, PGE2, PGF2 अल्फ़ा। तो ये जैसे इसने बोलेंगे मीज़ोप्रोस्टोल, डाइनोप्रोस्टोन, या तेरा
कार्बिप्रोस्ट, तो ये दे सकते हैं आपका क्या मेडिकली में। तो ये होगा अपना MTP।